तो चलिए बिना देर किए मैं स्वागत करती हूँ ऋषभ का। ऋषभ बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। ऋषभ कैसा लग रहा है टॉप आकर, और जब आपने घर में बताया तो कैसा माहौल है? मैम अच्छा तो बहुत लग रहा है क्योंकि सपने पूरे करना किसे अच्छा नहीं लगता होगा। और जब मैंने अपनी आंसर की मिलाई थी नीट देने के जस्ट बाद, तब मैंने देखा मेरे 715 मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना पापा पे एक प्रैंक किया जाए। तो मैं पापा के पास गया और मैंने पापा से बोला पापा एम्स ऋषिकेश तो नहीं मिल पाएगा। तो एम्स ऋषिकेश के पीछे की स्टोरी ये है कि मैं पहले से एम्स ऋषिकेश में जाना चाहता था, वो मेरा ड्रीम कॉलेज था। हाँ, तो फिर पापा थोड़े से परेशान हो गए कि एम्स ऋषिकेश क्यों नहीं मिल पाएगा, इतनी तैयारी की तब भी। तो फिर मैंने पापा से कहा कि शायद हो सकता है एम्स दिल्ली मिल जाए इस बार। तो फिर मुझे लगता है पापा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड आप शेयर हाँ, करते हैं। आपने बताने का तरीका भी ऐसे चूज़ किया। अच्छा, जब आपने पापा को बताया उसके बाद में मम्मी बहन परिवार में कैसा माहौल है फिलहाल? सब लोग बहुत खुश हैं, और क्योंकि सफलता आई है, देर से आई है तो और भी ज़्यादा खुश हैं। सही कहा आपने, सफलता भले ही देर से आई हो लेकिन आपने खुद से अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। अच्छा, आपको डॉक्टर ही क्यों बनना था? आपने सबसे पहले कब सोचा कि मुझे इसी प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए? डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? एक स्टोरी है काफ़ी इमोशनल सी। जब मैं 3rd क्लास में था तब मेरे पापा का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें हमको ये बता दिया गया था कि पापा की डेथ हो चुकी है और मुझे अकेले नानी घर पे छोड़ दिया गया था। फिर मैं तो छोटा था, दोस्तों का खेलता रहता था। फिर 2-3 दिन बाद खबर आती है कि पापा अभी ज़िंदा हैं। तो मैं उनको फिर देखने गया। मैंने वो डॉक्टर्स का सोफिस्टिकेटेड तरीका देखा काम करने का। उन्होंने कैसे मेरे पापा को, मतलब जिनको बता दिया गया था उनकी डेथ हो चुकी है, उनको कैसे मतलब एक नई ज़िंदगी प्रदान कर दी। तो फिर वो मैं देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहा मैं भी यही बनूंगा आगे। और शायद वो अगर डॉक्टर्स ना होते तो शायद मैं भी यहाँ ना बैठा होता कभी, क्योंकि फिर मेरे पापा ही नहीं होते, मैं क्या यहाँ आ पाता। नहीं, एक आपने बहुत बड़ी बात कही। मुझे लगता है कि जैसे हम समाज में कहते भी हैं कि डॉक्टर्स ना भगवान का दूसरा रूप है। भगवान धरती पे डॉक्टर्स के रूप में ही आते हैं। तो जहाँ मुझे लगता है कोई उम्मीद नहीं है वहाँ डॉक्टर ही होते हैं जो सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं। तो आपको डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन वहाँ से मिली? जी मैम, बिल्कुल। इसी स्टोरी से मुझे एक मेजर रीज़न मिला कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है। और फिर उसके बाद से मैंने कहीं पीछे हट के नहीं देखा, डॉक्टर ही बनना था और अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। अच्छा ऋषभ, यूपी के शाहजहांपुर से कोटा तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? ये जानकारी आपने कैसे जुटाई कि अगर मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है तो वो सही जगह कोटा ही है? जी मैम, इसके पीछे भी मेरे पापा से ही रिलेटेड स्टोरी है। मेरे पापा जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं तो उसके जो प्रिंसिपल हैं उनके एक बेटे और एक बेटी, वो ऑलरेडी जब मैं 6th क्लास में था वो नीट निकाल चुके थे। तो तभी से मुझे समझ में आया कि पहले तो यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर 6-7 में समझ में आया डॉक्टर कैसे बनना है। तो फिर तब मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं कोटा जाऊंगा और अपनी प्रिपरेशन वहीं करूंगा आराम से। तो यहाँ पे ये 2 से 3 साल आपने कोटा में अकेले गुजारे हैं? जी मैम, बिल्कुल अकेले। कोटा शहर कैसा लगा? पहली बार जब आए क्या इंप्रेशन आप पर कोटा का पड़ा? कोटा से जो मैं उम्मीदें लेके आया था कि कम्पिटिटिव है, सपोर्टिव है, वो उम्मीदों पे कोटा पूरी तरीके से खरा उतरा। मुझे जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, लाइक लास्ट ईयर मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मेरे हॉस्टल वालों ने और इवन मेरे जो बैच के मेंटोर थे उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। और कॉम्पिटिटिव माहौल तो है ही, इवन क्लास में ही नहीं, हॉस्टल में भी, दोस्तों में भी। और ऐसा मतलब हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है, पढ़ाई का माहौल रहता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कोटा की। नहीं, हम कहते भी हैं ऋषभ, डायरेक्टर सर्स भी हमारे बोलते हैं कि जब आप कोटा में स्टेशन पे आते हो तो वहाँ से एक ऑटो ड्राइवर से लेकर मुझे लगता है आपकी कोचिंग तक सफ़र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनडायरेक्टली वे में या फिर डायरेक्ट वे में आपकी हेल्प करते हैं आपकी इस पूरी जर्नी में। अच्छा, क्योंकि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट दिया, लेकिन तीसरा अटैम्प्ट देने के लिए इतनी हिम्मत, इतना साहस और इतना भरोसा खुद पर कैसे जुटाया? मतलब अगर मैं पूरी कहानी जानूं कि पहले अटैम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे, उसके बाद रीस्टार्ट करना एक मुझे लगता है बहुत बड़ा डिसीजन भी होता है और खुद में हिम्मत भी चाहिए वो करने के लिए। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैम मार्क्स आए थे 452, जो कि मैंने 12th के साथ दिया था। और उसका मेजर रीज़न ये था कि मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाई थी। उस टाइम पे कोविड का मेरे पे असर काफ़ी पड़ा था उसकी मेरी प्रिपरेशन पे। और इवन जो बोर्ड्स हुए थे उन्होंने भी मेरी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था। तो जिस वजह से 12th के साथ जो मेरा अटैम्प्ट था वो उतना अच्छा नहीं हो पाया था। और फिर क्योंकि 452 आए थे, मैं खुद जानता था कि मैं पढ़ूंगा और अच्छा कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं ये भावना मेरे मन में थी। इसी भावना को लेके मैं कोटा वापस आया और मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप में अच्छे से पढ़ाई की। माइनर्स मेरे काफ़ी अच्छे गए, इवन मेजर्स भी काफ़ी अच्छे गए। पूरा कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा इस साल, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। और जो मेरा सेंटर था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था मेरे जहाँ से मैं स्टे कर रहा था। हाँ, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ा और पता नहीं वो दवाई भी कैसे इनफेक्टिव हो गई जिसको मैं हमेशा ही लेता था। तो फिर रास्ते भर काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह हुई और जिसकी वजह से काफ़ी मेरे को एंजाइटी हो गई थी कहीं एग्ज़ाम में ना होने लगे। तो एग्ज़ाम में मेरे साथ एंजाइटी गई
तो एनजाइटी जब गई, उसने मेरे 10 क्वेश्चन छुड़वाए फिज़िक्स के और मेरे 581 आए फर्स्ट ड्रॉप में। और शायद अगर वो 10 क्वेश्चन मैं कर भी लेता तब भी 620-30 तक मैं सेटल हो पाता और कोई मुझे अपने स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता। लेकिन अगर शायद मिल जाता तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। राइट, ये भी बड़ी बात है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमें कई बार लगता है कि ये आज ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो भी होता है कुछ बेटर करने के लिए होता है। Yes, ma'am. ये बेटर ही है जो आप हमारे सामने बैठे हो आज। अच्छा, क्या एक स्टूडेंट की लाइफ में फेलियर भी बहुत ज़रूरी है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी पूरी पढ़ाई में हमेशा हमारे साथ कुछ अच्छा ही होता रहे। असफलताएं हमें देखनी पड़ सकती है। ऐसे में एक स्टूडेंट को अपने फेलियर से क्या सीखना चाहिए? अपने फेलियर से जो मतलब मुझे प्रॉब्लम्स थी, मैंने उनसे तो काफ़ी ज़्यादा सीखा। लाइक मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इस पर सेंटर अपने होम टाउन में लिया। ओके। तो जो आपको रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करिए। और मेन बात ये है कि जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे आप जो अपने डॉट्स हैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सब क्यों हुआ था। सब हुआ ही इसलिए था ताकि आपको आगे बढ़ा पाए वो। अच्छा, इसके अलावा क्या आपने अपने, जैसे ये तो वो बातें होंगी जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है हालांकि, लेकिन जैसे पढ़ाई में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे खुद की मिस्टेक से खुद सीखा कि यार इस बार जब मैंने पेपर दिया उससे ठीक पहले मेरी प्रिपरेशन में ये कमी रह गई थी जो मुझे नेक्स्ट ईयर अगर मैं सोच रहा हूँ ड्रॉप लेने का तो मैं इनको नहीं करूँगा, ये सिली मिस्टेक्स मैं अवॉइड करूँगा, या इन चीज़ों को मैं इस बार और अच्छे से कवर करूँगा, ऐसा कुछ? लाइक मैम, जैसे मैंने भी पहले बोला कि जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप में पेपर दिया था तब मेरे 10 क्वेश्चन फिजिक्स के छूटे थे। तो मैंने इसी बात को सोचा और डिसाइड किया फिज़िक्स सबसे पहले करेंगे। Okay. तो फिज़िक्स मैंने पहले स्टार्ट किया, 1.5 घंटे में फिज़िक्स कर लेता था, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो। सेकंड ड्रॉप में कभी पेपर नहीं छूटा, ना कोई माइनर, ना कोई मेजर और ना ही कोई नीट। बहुत पेपर दिए मैंने और अपनी इस जो स्ट्रेटजी है इसको स्ट्रेंथन किया लगातार, और नीट में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हेल्पफुल हुई मेरे लिए। ओके। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या रहता था यहाँ पे कोटा में? एलन की क्लासेस लेने के अलावा आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे? और एक अगर पूरा रूटीन आपका पूछूं दिन भर का तो वो क्या रहता था? लाइक मैम, मैं 6 बजे सुबह उठ जाता था और फिर मैं ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता था। और उसके बाद क्योंकि मेरी जो क्लास होती थी वो इवनिंग में पिछले दिन हुआ करती थी, तो मैं जो कल पढ़ाया गया था मुझे वो सुबह रिवाइज़ करता था, होमवर्क करता था और ये सब मैं 10 बजे तक कर लेता था। उसके बाद क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ, मुझे चीज़ें मालूम है, कैसे पढ़ना है वो मालूम है, भले ही क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा है वो चीज़, मैं उसको खुद से रिवाइज़ कर लेता था एक बार, ताकि जब वो क्लास में पढ़ाया जाए वो मेरा और स्ट्रेंथन हो जाएगा। फिर तो मैं 10 बजे के बाद से जो पुराने टॉपिक्स या फिर जो नए टॉपिक्स जो अभी क्लास में स्टार्ट नहीं हुए हैं उनको मैं करता था, और फिर वही अपना लंच, और फिर मैं जो सर क्लास में अभी कंटिन्यू चल रहा है उस पर एक बार मैं नज़र डाल लेता था, क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत काम आती है लास्ट में जाके। तो फिर उसके बाद मैं क्लास चला जाता था, और क्लास में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लेक्चर ही ले रहा हूँ, साथ में मेरे फिजिक्स का मॉड्यूल रखा है या रेस रखी है या फिर कोई और बुक रखी है, साथ साथ क्वेश्चन भी लग रहे हैं, सर पे भी ध्यान दे रहा हूँ, और इवन जो ब्रेक्स होते थे क्लास में उन्हें भी अच्छे से मैंने यूटिलाइज़ किया है। और जो फिजिक्स की रेस है वो मैंने क्लास के जो ब्रेक्स होते थे उन्हीं में ख़त्म किया है पूरी। तो टाइम को काफ़ी बेटर तरीके से मैंने यूटिलाइज़ किया इस साल एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। तो यही सब चीज़ों का बहुत ध्यान दिया मैंने। फिर जब मैं रात में आता था तो उसके बाद जो क्लास में पढ़ाया है फिर से मैं एक नज़र ज़रूर डालता था, क्योंकि मैं फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत बिलीव करता हूँ। अच्छा, इस बार क्योंकि ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा कि मैं पहले से जब चीज़ें देख चुका हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता थी कि ये चीज़ें ऐसे होती है, तो मुझे पहले से मैं रेडी रखता था रिवीजन करके, भले ही वो क्लास में बाद में पढ़ाई जाए। अगर ऐसे में मैं बहुत सारी चीज़ें पूछूँ तो क्या इस साल आपने बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं छोड़ा? मतलब आज का आज ख़त्म करना, एक नई चीज़ ऐसे ऐड की? लाइक अगर मैम आप पूछ रही हैं कि आज का आज ख़त्म किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आज पढ़ाया होगा वो मैंने 1 महीने पहले ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वही बात है, मुझे सब कुछ आता था, मैं स्टार्टिंग से ही सब कुछ करता जा रहा था क्लास से पहले ही, ताकि जब क्लास आए तो वो मेरा और स्ट्रेंथन हो जाए। ओके। अच्छा, क्लासरूम में कैसा माहौल रहता था ऋषभ? 2 साल आपने यहाँ पर आके फिजिकली कोटा में पढ़ा और 2 साल आपने उससे पहले भी पढ़ाई करी है। ऐसे में एलन क्लासरूम का कैसा फील है? क्लास में क्या होता है? टीचर्स के साथ कैसा कनेक्शन है? एलन के क्लासरूम में काफ़ी अच्छा, और वही जैसा क्लासरूम के बाहर माहौल है वैसे ही क्लासरूम के अंदर माहौल है, काफ़ी कम्पिटिटिव और सपोर्टिव। और दोस्तों में कंपटीशन बहुत अच्छा वाला होता है, सब मार्क्स कंपेयर करते हैं एक दूसरे के, और सब कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा आए ग्रुप में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमको आगे बढ़ाता है नीट की तरफ। अच्छा, क्या एक हेल्दी कंपटीशन, एक पीयर ग्रुप बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंपटीशन बना रहता है तो आप भी एक दूसरे से पूछते भी हो, और चलो एक पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए भी एक माहौल बना रहता है। क्या ज़रूरी है ये? ज़रूरी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो फिर आप ऐसे क्यों झमेलों में फंसे जाके, आप अकेले रह के पढ़ लें,
क्यों आप फालतू का ग्रुप बनाए। लेकिन अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, आपका मन करता है कि ग्रुप में मेरे दोस्त हों, मैं उनसे कंपटीशन करूं, तो आप एक ग्रुप में रहें, उसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं होगा ही। एक दूसरे के डाउट सॉल्व करेंगे, टेस्ट के मार्क्स कंपेयर करेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। और जब साथ में ग्रो करेंगे तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी आपकी। तो क्या आपके दोस्त बने और आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? लाइक मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ। ओके, दोस्त बने कोटा में? हाँ, दोस्त मेरे बने और जितने भी थे उन सबका सिलेक्शन हो गया मेरे साथ ही। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मुझे लग रहा है सब साथ में एम्स दिल्ली जाने वाले हो, सब साथ में ग्रो करने वाले हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सपना देखते हैं उसको अपने आसपास, जैसे मैं कहूँगी हॉस्टल रूम की, चलो मैं बात कर लेती हूँ, कि फ़ोटो लगा रखा है या फिर कुछ लिख रखा है या कोई मोटिवेशनल कोट्स लिख रखे हैं इस तरह से कि वो खुद से जब भी रोज़ सुबह उठे तो उनको देख के मोटिवेट होता रहे। तो क्या ऋषभ का भी यही तरीका है या फिर ऋषभ चीज़ों को बहुत सिंपल या ऐसे रखना पसंद करता है? मेरे रूम में कुछ भी स्टिकी नोट नहीं लगा था, कुछ भी मैंने चार्ट नहीं लगा रखा था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो मेरा वर्क प्लेस है वो मेरा दिमाग है। कहीं ना कहीं सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर ही चल रहा होता था। सर ने जो क्लास में पढ़ाया है वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ पे उन्होंने एंड किया, वो कहीं ना कहीं पूरे मेरे दिमाग में सेव रहता था और सोने से पहले मैं उसको पूरा याद भी किया करता था। ओके अच्छा, बहुत सारी बातें आपने वैसे तो बता दी, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट्स की मैं बातें करूं, कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो ऋषभ को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था कि ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि मैं सबसे ज़्यादा मैंने इसी पे फोकस किया, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? मैम, मज़ा तो सबसे ज़्यादा पढ़ने में मुझे फिज़िक्स आता था, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है और पढ़ा तो सबको मैंने इक्वली ही है। ओके, आपने पीसीबी को इक्वल टाइम दिया है? नहीं, इक्वल नहीं, जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना टाइम दिया है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी पकड़ अगर किसी पे कम है तो उसको ज़्यादा टाइम दो, अगर कोई किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो तो उसको आप कम भी पढ़ सकते हो। ये समझना एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लास्ट तक आते आते आपको पूरा मतलब क्लियर हो जाना चाहिए मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर ये क्लैरिटी आ गई तो जो नहीं आता है उस पर काम करोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू आप सब कुछ पढ़े जा रहे हो लास्ट में इतना टाइम नहीं है कि सब कुछ रिवाइज़ कर पाओ। तो एक पूरी लिस्ट बना लो कि मुझे क्या क्या नहीं आता है और उन पे ज़्यादा अच्छे से काम करो। अच्छा, ये बात आपने सही कही कि लास्ट में समय बहुत कम बचता है। अगर मैं 1 मंथ पहले की बात करूं तो उस समय ऐसा होता है कि यार मैं क्या पढूं, क्या नहीं पढूं, क्या छोड़ दूं। तो ऐसे में नोट्स कितने काम आते हैं और आपका क्या तरीका था नोट्स बनाने का? क्या आपने शुरू से ही जब क्लासेस लग रही थी तभी से शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे या फिर हाईलाइट करना शुरू कर दिया था एनसीईआरटी में, या फिर अपने, अगर मैं मॉड्यूल की बात करूँ एलन के स्टडी मटेरियल की, उसमें भी अगर आपने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि ये चीज़ें हैं जो मुझे एंड मोमेंट पर शायद पढ़नी पड़ सकती है? मैम, अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेरे क्लासरूम नोट्स थे, क्लासरूम नोट्स, मैंने उन्हें इतनी बार पढ़ा कि वही शॉर्ट हो गए। ओके, मुझे पता चल गया कि लास्ट तक मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज़ करना है, वही शॉर्ट हो गए। मुझे और कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं उनमें। और क्लासरूम नोट्स, हाँ, मैंने स्टार्टिंग से बनाया, लास्ट तक बनाए और सारी क्लास ली है मैंने, क्लास कोई नहीं छोड़ी है, सारे टेस्ट दिए हैं मैंने। और लास्ट में अगर बात करें रिविज़न की तो लास्ट में थ्योरी कम से कम करते जाइए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, तो उससे आपको एक वाइड स्पेक्ट्रम मिलेगा एक प्रिपरेशन का। ओके अच्छा, पढ़ने के अलावा भी ऋषभ को कोई शौक है? हाँ, मुझे मतलब पोइट्री पसंद है और मेरे पापा हिस्ट्री के लेक्चरर हैं तो मुझे हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और हिस्ट्री पढ़ना पसंद है? हाँ। ओके अच्छा ऋषभ, अब एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी की हम बात करें, क्योंकि आपने तो 3rd अटेम्प्ट भी दिया है, ऐसे में 2 साल के तो एग्ज़ाम को आपने ही एक्सपीरियंस कर लिया कि इस तरह के पेपर आते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे में अगर मैं पूछना चाहूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या प्रीवियस ईयर्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, मतलब क्या एक्चुअली क्या होता है नीट के पेपर में? नीट में बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नीट का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है और हमें बहुत कुछ कवर करना है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी है। सच बताऊं तो एक एग्जांपल समझाऊं तो एक चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें एक फॉर्मूला है F=ma, पूरा चैप्टर ही उसी पे बेस्ड है। अगर वो फॉर्मूला समझ लिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगा लिए तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आ तो F बराबर ma ही रहा है, बस रूप बदल बदल के आ रहा है। ये क्लैरिटी हर चैप्टर में आएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जब और क्वेश्चंस लगाओगे समझ में आएगा। हर चैप्टर में चीज़ें गिनती की हैं, बस क्या है कि रूप बदल बदल के चीज़ें आ रही हैं और उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या पैटर्न आ रहे हैं और हर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम नहीं है नीट का, क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं जो पहले आए थे, हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दें और वही सब जगह से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा ऋषभ, आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या थी? मतलब आपने कैसे सोचा था कि ये 3 घंटे मैं ऐसे ऐसे चीज़ें मैनेज करने वाला हूँ, या फिर इन 3 घंटों में मुझे, एक होता है ना पहले से मैं डिसाइड करते हैं कि मैं रिलैक्स रहूँगा, मैं पैनिक नहीं होऊंगा, पहले मैं सारे क्वेश्चंस देख लूँगा, पहले मुझे जो क्वेश्चन आते हैं जो मुझे ईजी लग रहे हैं वो मैं करूँगा, मतलब आपका क्या तरीका था? लाइक मैम, मैंने हर चीज़ की प्लानिंग कर रखी थी कि जब मैं 2 बजे से पेपर स्टार्ट करूँगा एग्ज़ाम हॉल में
तो जैसे ही 3 बजेंगे तो मेरे लगभग सेक्शन 1 फिजिक्स के 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैंने आगे टाइम स्टैम्प्स बना रखी थी कि यहाँ पे आके ये हो जाना चाहिए, फिर इसकी OMR भर देनी है अपने को। तो लाइक 1 आवर और 30 मिनट्स, मतलब कि 3:30 पे मेरी फिजिक्स ख़त्म हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हो पा रही है तो समझ लो आगे छूटने वाला है। तो क्या जो सोचा था वो हुआ एग्ज़ाम हॉल में? सब कुछ प्लान के साथ ही हुआ। ओके, उसके बाद आगे? और फिर लाइक फिज़िक्स, फिर उसकी OMR, और फिर प्लान के मुताबिक आगे मुझे केमिस्ट्री करनी है, फिर केमिस्ट्री की OMR, बिल्कुल सब कुछ टाइम स्टैम्प्स के साथ में। फिर केमिस्ट्री, फिर उसकी OMR, और फिर बायो, फिर उसकी OMR, और लास्ट में 5 मिनट आराम से रेस्ट करना है। तो लास्ट में सिर्फ 5 मिनट आपके पास बचे थे। उस 5 मिनट में क्या ऐसा था कि मन में कि यार एक बार रीचेक कर लूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है क्या, या फिर आपके पास लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे आपको डाउट था कि मैं सॉल्व तो कर रहा हूँ बट मे बी ये गलत हो सकते हैं? मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, और जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला तो मैंने पापा से यही कहा कि हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको खुद पर और खुद की मेहनत पर पूरा भरोसा था। अच्छा, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी आपने मुझे बता दिया, आपके पढ़ने का तरीका भी आपने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, लेकिन क्या कोई एग्ज़ाम का फियर लेकर आप एग्ज़ाम हॉल में गए थे? और अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है तो उसे कैसे दूर करना चाहिए? एग्ज़ाम फियर तो मैंने इस तरीके से निकाला था कि मैंने पेपर्स बहुत सॉल्व किए थे, माइनर्स सारे दिए थे, और जो मेजर पेपर होते हैं वो तो मैंने अपने बैच के दिए थे, बाकी दूसरे बैच के भी पेपर्स मैंने दिए थे, और लास्ट के 2 महीने में लगभग मैंने 40 पेपर सॉल्व किए थे। और तो इससे एग्ज़ाम फियर काफ़ी ज़्यादा मेरा निकल गया था, क्योंकि मैंने देखा कि क्वेश्चंस तो वही रिपीट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है आपने प्रैक्टिस बहुत की मैम मैंने इस बार, और क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं। जब कल का मेजर जो दे के आया हूँ उसी पे बेस्ड आज का मेजर है, तो कल जो मैंने मेजर दिया था उसी पे बेस्ड कल का नीट होगा। ओके, अच्छा, क्योंकि एक लंबा सफ़र आपने एलन सिस्टम के साथ तय किया है, एक लंबा सफ़र आपने फैकल्टीज़ को भी देखा है, क्लासेस अटेंड किए, तो ऐसे में इस बारे में क्या कहना चाहोगे? एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एलन क्या है? इवन अगर मैं आपके बारे में आपके शब्दों में पूछना चाहूँ तो एलन आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो मुझे एलन ने तो बहुत ऊपर पहुँचा दिया है। तो अच्छा, हम कहते भी, आपके टी शर्ट पर भी लिखा हुआ है एलन पाथ टू सक्सेस। यस मैम, तो एलन ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और वही मैंने जो कंपटीशन की बात की थी वो तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और लाइक फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव हैं, और इवन फैकल्टीज़ ही क्या, एलन का जो पूरा स्टाफ जो भी काम कर रहे हैं वो सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छा, एक जो हम कहते हैं कि संस्कार से सफलता तक एलन आपके साथ है, मतलब हम सिर्फ कोचिंग देने का काम नहीं करते हैं, हमारा सिस्टम का जिस तरह के एक मैं कहूँगी कि पूरा सेटअप है वो बिल्कुल ऐसे है कि स्टूडेंट जब क्लास ज्वाइन करता है, जब क्लास में आता है तो सबसे पहले शुरुआत ही प्रेयर से की जाती है, तो बहुत एक वाइब अच्छी आती है, पॉजिटिव चीज़ के साथ उसने शुरू किया, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है एक स्टूडेंट के लिए। हाँ, फ़र्क तो पड़ता है मैम, वाइब्स का तो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर वाइब्स ही ख़राब है तो पढ़ाई क्या हो पाएगी। और एक दूसरे शहर में रहना, अपने घर से, अपने शहर से दूर, क्या क्या मुझे लगता है आदतें खुद में होनी चाहिए एक स्टूडेंट में, मतलब क्योंकि आपको यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है, पेरेंट्स पूरे टाइम तो आपके पास बैठे नहीं है कि कब उठ रहे हो, कब तुम क्लास में जा रहे हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ऐसे में मुझे लगता है कि उन स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे कि अगर कोटा आ रहे हो तो क्या करो और क्या नहीं करो? सबसे बड़ी बात है कि खुद के प्रति बहुत ईमानदार रहना है। आपको पेरेंट्स देख नहीं रहे हैं तो आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना है, आपको खुद से ही पढ़ना है। कोई आपको, मैं भी आज आपको यही बता पाऊँगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको ही है और पढ़ना ही है। और एक बड़ी बात यह है कि आपके पास एक बहुत बड़ा रीज़न इस चीज़ का होना चाहिए कि पढ़ना क्यों है। ये रीज़न इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आप बेड पे सुबह सो रहे हो, उठने का मन ना कर रहा हो, ये रीज़न आपको उठाए। जब आपका टेस्ट देने का मन ना हो रहा हो तभी आपको टेस्ट देने भेजे। तो आपके पास एक स्ट्रांग रीज़न ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, सपना आपका है तो निश्चित तौर पर पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा और मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी आपने टेस्ट को मेंशन किया, आपको एलन टेस्ट कितना हेल्प करते हैं नीट के पेपर को पहले ही समझने के लिए, और क्या टेस्ट से हमें ये आइडिया लग जाता है कि मैं क्लास में कहाँ स्टैंड करता हूँ इतने बच्चों में, या मेरी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है, अगर मैं ड्रॉपर हूँ ख़ास तौर पर तो मैं आज कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या मेरा ड्रॉप लेना सही दिशा की तरफ जा रहा है, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ? मैम, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप में जो मेरे माइनर टेस्ट होते थे उनमें मेरे एक पेपर में 715 नंबर आए थे। ओके। और फिर उसी फर्स्ट ड्रॉप में मेरे नीट में आए थे 581, और इस बार मेरे नीट में आ रहे हैं 715। तो पोटेंशियल मैंने अपना जज कर लिया था एलन के पेपर से। अगर मेरे अंदर पोटेंशियल होते नहीं 715 का तो पेपर में भी नहीं आते। सही बात है।
तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको एलन की जो मॉक टेस्ट है वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा चलिए, बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से आपने अपनी जर्नी में मेंशन करी। अब आप अपनी तरफ से उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनका नेक्स्ट ईयर नीट देने का सपना है, उनका टारगेट नीट है, या फिर आप उन स्टूडेंट्स को खास तौर पे क्या कहेंगे जो आप ही की तरह इस साल भी मान लो कहीं ना कहीं अगर उनके एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हैं अभी वो उनके मन मुताबिक नहीं है और अगर वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो वो क्यों लें? अगर आपको खुद पे भरोसा है कि मैं कर लूँगा तो ड्रॉप लेना है, फिर आओ, फिर इसे तैयारी करो, फिर कॉलेज मिलेगा आराम से, बढ़िया मार्क्स भी आएंगे अगर आपको खुद पे भरोसा है। और मेन बात यह कि नीट की प्रिपरेशन की जो जानकारी है वो सबको है कि बायो में एनसीईआरटी पढ़नी है, फिज़िक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, वही केमिस्ट्री की भी सबको नॉलेज है। तो फिर क्यों नहीं पहुंच पाते सब तक वहाँ? सब लोग वहाँ अपने जो उन्होंने टारगेट सेट किया है, क्यों सब लोग बीच में अटक जाते हैं, फिर से ड्रॉप लेना पड़ता है? तो उसका जो रीज़न है वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। वो कहीं ना कहीं बीच में छूट जाता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की अगर बात करूँ तो डिसिप्लिन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आप एक ऐसा काम निरंतर करते जा रहे हो जो शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आप उसे इस तरीके से कर रहे हो कि जैसे वो आपका सबसे पसंदीदा काम हो। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल आगे बढ़ना है, और पता सबको ही है क्या पढ़ना है, वही बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मत खोना, क्योंकि फिर अगर बीच में ब्रेक लग गया तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी दोबारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट्स फिलहाल आपको सुन रहे हैं उन्हें बहुत कुछ आपकी जर्नी से सीखने को मिला होगा। एलन की तरफ से और एलन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे नाम रोशन करते रहें। थैंक यू मैम। और चलिए एक बार फिर से मैं दोहा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऋषभ के केस में ये दोहा वाकई बहुत काम कर रहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो जैसे हमें ऋषभ ने बताया, ऋषभ ने बहुत प्रैक्टिस करी है और थर्ड अटेम्प्ट में, यानी कि मुझे लगता है आप एक बार सोच लोगे, 2 बार सोच लोगे, लेकिन तीसरी बार अगर आपने रीस्टार्ट किया अपने सपने के लिए तो आपको जी जान तो लगानी है, लेकिन जी जान लगाने के साथ साथ आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 2 सालों में जो मैंने गलतियाँ की है उन्हें मुझे रिपीट नहीं करना है। उम्मीद करते हैं जो सपना लेकर आप एलन के साथ जुड़ेंगे वो सपना ज़रूर पूरा होगा। नमस्कार।